नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। 5 राज्यों के चुनाव में आज सबसे बड़ा चुनावी दिन है, लेकिन हर बीतते चरण के साथ बंगाल का मुकाबला और तल्ख और तीखा होता जा रहा। जहां एक तरफ तीसरे चरण के लिए बंगाल में 31 सीटों पर वोट डाले गए हैं, दूसरी तरफ चौथे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से हिंदू कार्ड खेल ही दिया। पीएम मोदी ने कूच बिहार की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुसलमान वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया और साथ ही यह भी कह दिया कि अगर बीजेपी ने कहा होता कि सारे हिंदू एक हो जाओ तो हमें चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। पीएम के मुताबिक ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि सारे मुसलमान बीजेपी के खिलाफ एक हो जाएं। बंगाल चुनाव में पहले से हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लग रहा है। बीजेपी जहां जय श्री राम के नारे को लगातार उछाल रही है, तो इस बार ममता ने भी खुद को ब्राह्मण बताने के साथ साथ चंडी पाठ तक किया है, मंदिरों में जाकर दर्शन किए। इसीलिए आज दंगल में सवाल यह कि क्या बंगाल चुनाव में धर्म कांटा नतीजा तय करेगा, और क्या जैसा पीएम आरोप लगा रहे टीएमसी करे तो चुनाव लीला और बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बताते हैं आज मेहमान हमारे साथ कौन कौन है। कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो। तो दीदी, ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर हमला है, लेकिन जो भाषा उन्होंने चुनी उसने एक तरह से बंगाल में हिंदू मुसलमान की चुनावी राजनीति को और तूल दे दिया। हिंदू मुसलमाने भागाभागी করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। बंगाल में हिंदू मुसलमान पर यह आरोप ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी पूरे राज्य में जय श्री राम को एक मुद्दा बना चुकी है। जय श्री राम। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ। तो उधर ममता बनर्जी ने भी अपनी नई राजनीति दिखाई, जहां वो बार बार चुनावी मंचों से खुद को ब्राह्मण बताती है, चंडी पाठ करती है और मंदिरों में दर्शन करती है। अब तक हुए 3 चरणों के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ जमकर माइंड गेम भी खेला जा रहा है। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। I request all my national channel, my international friends, please see how Bengal, how central government is misusing their democratic power, how they are confusing the people, and how they are beating the people, how they are killing the people, and how they are running the election through goons and guns. इस बीच बंगाल में एक बार फिर ईवीएम मुद्दा बन गया है। अब की बार हावड़ा जिले के उलुबेरिया सीट में टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम मशीनें और वीवीपैट मिली है। चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को निलंबित किया है। तृणमूल कांग्रेस नेता के घर में एक ईवीएम मशीन मिल गया है और वहां पे सेंट्रल फोर्सेस पहुंचे वो देखने के लिए कि वहां पे और क्या हो रहा है, और क्योंकि वहां पे काफी टेंशन भी था। लेकिन तनुश्री चक्रवर्ती से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि जब वो इनसिक्योर है, जब रूलिंग पार्टी इनसिक्योर है तो ये सब चीजें होंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बूथ में वो गई है वहां पे कुछ चीजें हैं जिसको वो लोग इलेक्शन कमीशन तक ले जाएंगे। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सौरभ सिकदर हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल के। हमारे साथ मनोजीत मंडल हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं संजय कुमार,
जो कि डायरेक्टर है CSDS के, सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक, इस पूरे चुनाव सफर में हमारे साथ रहेंगे। और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। स्वागत है आप दोनों का स्टूडियो में। और हमारे साथ कुछ देर के लिए आ रहे हैं दिलीप घोष, जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले कुछ सीधे सवाल दिलीप घोष से करेंगे, उसके बाद दंगल की आज की बहस पर आएंगे। दिलीप घोष, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, तीसरे चरण की रिपोर्ट क्या आ रही है आपके पास? कैसा चल रहा है चुनाव आज? दो चार खून करके लोगों को डराने का प्रयास हुआ था, इस बार भी हुआ है। कल रात को एक अपने कार्यकर्ता की हत्या हुई है, पीट के मार दिया गया। आज उस जगहों में गड़बड़ थोड़ा सा हो रहा है, जैसे डायमंड हार्बर, जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कन्वे पर अटैक हुआ था। अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है, उपद्रुत इलाका माना जाता है, कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। वहां कुछ जगह में जहां मिक्स्ड पॉपुलेशन है, हिंदू लोगों को रोका जा रहा है, करने के लिए डराया जा रहा है। और एक आध जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वोटिंग बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि आरामबाग से मुझे खबर मिला कि लगभग 65% वोटिंग हो चुकी है, तो काफी तेजी वोटिंग है। मैं जैसे कि बता रहा था कि जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, लोगों का मन से भय खत्म हो जाएगा और लोग और उत्साहित होकर के चुनाव में भाग लेंगे और वोटिंग करेंगे। मुझे लगता है इस बार भी 80% से ऊपर पोलिंग होगा। लेकिन दिलीप जी, टीएमसी वाले कहते हैं कि आपके लोग मार रहे हैं, आप कहते हैं कि टीएमसी वाले मार रहे हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि नहीं चुनाव तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो मानना किस बात को सही मानना है? हिंसा हो रही है या सब कुछ ठीक ठाक है? हिंसा तो हो रही कम, बिल्कुल इसलिए कर रहा हूं कम, जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। बाहर तो लोगों को डराया जा रहा है, रोका जा रहा है। और मर्डर तो हुई है, 2 फेज में लगभग 8 मर्डर हुआ है और कल भी हुआ है। तो बंगाल की जो रक्तरंजित राजनीति है वो इतना जल्दी नहीं बदलेगा। हाँ, ये बात सही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा तो वहां से परिवर्तन हो सकता है। लेकिन दिलीप जी, आपको लगता नहीं कि पीएम को कम से कम ये हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेलना चाहिए? ममता जी को जवाब के नाम पर ही सही, वो भी तो ले ही आए ना हिंदू मुसलमान। देखिए, बंगाल में ये तो देश का विभाजन हुआ था हिंदू मुस्लिम का आधार, उसी समय से सांप्रदायिक राजनीति चल रही है। हम इसका विरोध में लड़ाई करते हैं और इसलिए यहाँ संख्यालघु समाज की संख्या ज्यादा होने का कारण थोड़ा उस पर पार्टियों का रुझान रहता है। कांग्रेस ने उनका वोट से राज चलाया, सीपीएम ने 34 साल चलाया। आज जो संख्यालघु समाज उनके अनुसार टीएमसी के पक्ष में है, इसको भी तोड़ना है। हम मुझे लग रहा है इस चुनाव के बाद इसमें परिवर्तन आएगा और इसीलिए उनको रिझाने के लिए ममता बनर्जी ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई। उनके लिए स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, IIT सब अलग कर दिए, उनके लिए यूनिवर्सिटी अलग कर दिए, इमाम मुअज्जिम को भत्ता दिलवा दिए। ऐसा यहाँ तक कि मुसलमानों में ओबीसी जाति निकाल करके उनको सर्टिफिकेट दे करके और उनको एक कैटेगरी का ओबीसी बनाया गया। ये सारा किया गया संविधान से बाहर, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि मुसलमानों को कोई तरक्की नहीं हुई है। देश में सबसे पिछड़े हमारे बंगाल के मुसलमान आज वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये जो हो रही है, हमको वोटर बनाकर रखा गया है, हमें कोई अधिकार नहीं मिला है, मुझे कोई सुविधा नहीं मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही है, चाहे गैस हो, चाहे शौचालय, घर हो, जो भी, उसमें सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समाज को यहाँ मिला है। वो भी आज सोच रहे हैं कि इस प्रकार राजनीति कब तक चलेगा, बीजेपी का डर दिखा करके वोट लेना फिर पर छोड़ देना। मुझे लगता है इसमें परिवर्तन आएगा और ये जो हिंसा का और भ्रष्टाचार की जो राजनीति बंगाल को खा रही है, इसमें भी इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा। नहीं, आप उनको सांप्रदायिक कहते रहिए, वो आपको सांप्रदायिक कहते हैं। वो कहते हैं कि आप तो जय श्री राम को चुनावी नारा बना चुके हैं, आपसे सांप्रदायिक कौन है फिर? हाँ, जय श्री राम नारा एक सांस्कृतिक है। राम मंदिर आंदोलन हमारी अस्मिता की प्रतीक थी, वहां से नारा उपजा है। और जो बंगाल प्रदेश जिसको बहुत सेकुलर मानते थे लोग, वहां के लोग जय श्री राम गाँव बोल रहे हैं, बच्चे महिलाएं बोल रही है। जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के रूप में अंग्रेज के खिलाफ लोग गुस्सा निकालते थे, यहाँ आज वही हो गया है। राजनीतिक समझती है, एक समाज की स्वाभाविक प्रतिवाद की नारा बन चुकी है। टीएमसी की जो कुशासन है उसके खिलाफ ये नारा, नहीं तो गांव हमने थोड़ी ना पहुंचाया, बल्कि ममता बनर्जी ने जब इनका विरोध किया, जय श्री राम बोलने वालों को जेल भेजा और लोगों में और ज्यादा जोश आया और लोगों ने बोलने लगे। आज तो उनको रास्ते में लोग इस आवाज के साथ बुलाते हैं, लोग जय श्री राम बोलकर। तो ये जो जय श्री राम नारा है, कोई ना तो सांप्रदायिक ना कुछ, ना तो हमने सब जगह फैलाया है। परिस्थिति के कारण लोगों ने इसको स्वीकार किया है
और परिवर्तन का नारा बन चुका है। तो बंगाल के मुसलमान वोट देंगे आपको, या आप भी अपने असम के नेताओं की तरह ये मान के चल रहे हैं कि नहीं मुसलमान तो हमको वोट करेगा नहीं, उसके बिना ही चलाना? नहीं देंगे, पिछले बार भी थोड़ा बहुत दिए हैं, अब कितना देंगे तो बात अलग है, लेकिन मुसलमान भी आज सोच रहे हैं कि इस प्रकार तोषण की राजनीति जो हो रही है इससे किसको फायदा हो रहा है। गरीब तो गरीब भी है, बंगाल पूरा पीछे है और उसमें मुसलमान और पीछे है। इसीलिए इस बार जो उनके अंदर में हलचल हुई है, काफी बड़ी संख्या में हमारे पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए हैं और लिखे बड़े अच्छे लोग हैं, और महिलाओं में भी काफी जोश में देखा। मुस्लिम इलाका में रोड शो करते हुए कार्यक्रम करते हैं, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आके सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि मुस्लिम समाज भी थोड़ा पुराना धारणा से निकल करके आगे देश के साथ जुड़ करके विकास के धारा में आना चाह रही है, और माध्यम उसका भारतीय जनता पार्टी है। दिलीप बाबू, अभी तक आपकी पार्टी पे आरोप लगता था कि चुनाव आयोग के साथ आपकी सांठगांठ है, आज टीएमसी नेता के घर ईवीएम मिल गई, खुश तो होंगे आज आप काफी? नहीं देखिए, जो चुनाव आयोग का ऊपर के लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने इसी चुनाव आयोग का देखरेख में जो चुनाव हुआ, इसी सेंट्रल फोर्स का सहारा लेकर के ईवीएम मशीन के द्वारा दो बार विधानसभा में बहुमत से चुन करके चीफ मिनिस्टर बनी। बीच में 2 बार 3 बार विधान लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी अच्छी वोट उनको मिली है और सीट मिली है। तो आज ऐसा क्या हो गया अचानक एकदम ईवीएम को, चुनाव कमीशन को, सेंट्रल फोर्स को उन्होंने टारगेट बना लिया? आज पुलिस वालों को भी गाली दे रहे, जो खुद पुलिस मंत्री थी, पुलिस भी उनकी बात नहीं सुनी, वो सोच रहे थे पुलिस भी उनके कैडर जैसा काम करे। लेकिन आज परिस्थिति हो और चुनाव कमीशन का देखरेख में वो स्वतंत्र हो गए हैं, इसीलिए काम शायद उनका बात नहीं सुना, इसलिए उसको भी गाली दे रहे। तो मतलब सबसे चिढ़े हुए हैं कि समझ ठीक नहीं जा रही है, उल्टा पड़ रहा है सब, उनके नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, जो है वो भी चुपचाप घर में कोई प्रचार में नहीं निकल रहे हैं। इस प्रकार एक परिस्थिति में ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है। लेकिन दिलीप जी, ऐसे मामलों से चुनाव आयोग की छवि को धक्का तो लगता है ना, इतना तो मानेंगे कि नहीं? नहीं, चुनाव आयोग देखिए, इसके पहले भी बंगाल में 2 बार फेयर इलेक्शन चुनाव आयोग ने कराया था, और कई जगह गड़बड़ होती थी, हम लोग उसका प्रतिवाद करते, बार बार उनके पास जाते थे। इस बार भी बार बार हम और हमारे बाकी जो विरोधी पार्टी, उनको उन लोगों ने भी जो यहाँ होता है घटना जानकारी के लिए उनको दिया था, हमने भी दिया है, और आज भी हम संपर्क में है, जब जरूरत पड़ता है हम जाकर उनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि इसका सुधार करिए। तो ममता बनर्जी भी करें, उससे जाकर अपना गुहार लगाए, अपना डिमांड पेश करें और उनको मजबूर करें सही दिशा में और स्वच्छ और साफ सुथरा चुनाव करने के लिए। दिलीप जी, लेकिन अभियोग करने से, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। आज उन्होंने मैदान छोड़ करके ऑफिस बनाकर वहीं से लोग कंप्लेन लेटर भेज रहे हैं, उससे क्या होने वाला? आज 3 चरण खत्म हो रहे हैं, आज आपके तेवर उतने तीखे नहीं है, थोड़े ढीले लग रहे हैं। अभी भी 200 पार पे कायम है या थोड़ा प्लान में चेंज हो रहा है? नहीं देखिए, जिस 30 से चुनाव शुरू हुआ था जंगल महल से, जो हमारे कोर इलाका था, उसी गति में आगे बढ़ रहा है। आज का चुनाव जहां हो रहा है वहां हमारा कमजोर क्षेत्र है और गुंडागर्दी, हिंसा होती है खूब। फिर भी जिस ढंग से प्रचार हुआ, लोगों में जो रिस्पॉन्स मिला है, मुझे लगता है कि वो भी हमारे हाथ से उछूता नहीं रहेगी, यहाँ भी परिवर्तन हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप घोष, आज तक पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो जैसा हमने आपको पहले बताया, मनोजीत मंडल हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस से, सौरभ सिकदर हमारे साथ हैं बीजेपी से, संगीत रागी यहां स्टूडियो में हमारे साथ आ गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ संजय कुमार है, सीएसडीएस से जुड़े चुनाव विश्लेषक है, सेफोलॉजिस्ट है। मनोजीत दादा, क्या हाल चाल? जी रोहित जी, कैसा चल रहा है तीसरा राउंड? देखिए, जो हो रही है वोटिंग तो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन आप देखिए किस तरह का बर्ताव है बीजेपी के लोग, जिसे हम कहते हैं ना वायलेंट, एकदम पैट्रियार्की, किस तरह से हमारे एक उम्मीदवार को मारा गया, और सुजाता मंडल को किस तरह से मारा गया, ये बहुत ही दर्दनाक है। और सीआरपीएफ लोग तो पूरा मुझे लगता है 1-2 जगह में पूरा बीजेपी के साथ घुल मिल गए, और एक जगह से तो उनके खिलाफ तो एक आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी के बाद चार्ज लगी हुई हुगली में। एक जगह साउथ 24 परगनास में हम देखा कि उन लोग डरा रहे हैं वोटर लोगों को वोट देने के लिए, किसी एक पार्टी को, बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है रोहित जी? इस तरह का कभी बंगाल में नहीं होता था। लेकिन तो हम ये जो ईवीएम ही घर ले गया सर। नहीं, ये हमारा आदमी नहीं था भाई साहब, वो जो लोग थे, जो इलेक्शन कमिशन का जिसके यहाँ मिलती है वो कभी मानता है क्या हमारा आदमी?
इनके असम में गाड़ी में मिल गई थी ईवीएम, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बीजेपी आखिर तक जब तक संभव था मना करती रही कि नहीं हमारे आदमी की गाड़ी नहीं थी। आप घर को ही ऑन करने से मना कर दे रहे हैं। ये जो साहब है ना, ये जो साहब है, उनको तो पता होना चाहिए तो वो क्या कर रहे हैं। ये तो पूरा इलेक्शन कमीशन का और एक भी एकदम जो है वो फेल्ड हो चुके हैं, लगातार एकदम नाकाम हो चुके हैं। ये तो पूरा फिर निकल रहा है। मतलब असम में ईवीएम देखा, बंगाल में देखा, मतलब ईवीएम बीजेपी वाले की गाड़ी में चली जाए तो भी चुनाव आयोग, बिल्कुल, और आपके घर आके बैठ जाए तो भी चुनाव आयोग। बिल्कुल ये पूरा ये श्रेय जाता है, इसको आप क्रेडिट मानोगे तो ये जाता है इलेक्शन कमीशन। किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है ये लोग। हमारा कितना सारा कंप्लेंट थे ईवीएम के खिलाफ, आज भी ईवीएम आपने जो सुजाता मंडल की बात की दादा, लेकिन आपने भी वीडियो देखा होगा। ये तो हम बयान नहीं कर सकते। आपने भी वीडियो देखा होगा ना, उनके पीछे पीछे जो गांव वाले दौड़ रहे हैं, वो गांव वाले कह रहे हैं कि इनके लोगों ने हमारे एक आदमी का हाथ तोड़ दिया। क्या बात करोगे? मुझे तो इतना समझ में नहीं आता बांग्ला, फिर भी लोग कह रहे हैं ये बातें आ रही है वहां पे। इनको दिन दहाड़े मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो मुतरमा 2 आदमी को लेके लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। वो जान के मारे भाग रही थी। आप देख रहे हो रोहित जी वीडियो में। अभी दिलीप घोष कह रहे थे कि आप उनके लोगों को पिटवा रहे हैं बार बार। अरे वही वो साहब तो जानता है ना, वो साहब पिछले लगातार 3-4 सालों से इसी का तैयारी में थे ना, लगातार उकसा रहे थे अपने आदमी को, कैसे मारोगे पीटोगे, पुलिस को भी मारोगे। देखिए आप किस तरह से पुलिस बर्ताव कर रही है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड कैसे डर के मारे भाग रहे, 2 ही तो थे सुजाता दी के साथ, वो कैसे एक पूरा गांव को जाके वो डोमिनेट कर सकती। ये क्या हो सकता है? एक वीडियो आप मेरे को दिखा दीजिए रोहित जी, एक वीडियो दिखा दीजिए। सौरभ जी पिटवा रहे इनके लोगों को। देखिए जब पंचायत चुनाव के टाइम से हम लोग बोलते थे कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा होता है तो इसका मजाक उड़ाया जाता था कि आपके पास लोग नहीं है तो क्या हम लोग लाके दे। राजनीतिक हिंसा को हम भी समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो बंगाल के वोटर है, उसके मन से इसका डर निकल गया है और इसीलिए जो उसको मत डालने में बाधा दे रहा है, जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो ये लोग रिएक्शन कर रहे हैं। अभी देखिए दिलीप दा ने तो बोल दिया कि हम जो है हम चाहते हैं कि हर लोग अपना वोट दे, और हम वही कर रहे हैं कि लोग अपना वोट कास्ट कर पाए। हम तो इसी के लिए लड़ रहा है। अब टीएमसी लोगों को वोट नहीं देना देते हैं, कई जगह में कल रात से धमकाया जा रहा है। आज हमारे कार्यकर्ता का माँ को मार दिया, उसको मारते हुए, तो लोग कितने दिन सहेगा। तो इसीलिए क्या है, जो अन्याय हो रहा है उसका प्रतिवाद हो रहा है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं लोग आके वोट दे। पिटवाया आपके लोगों ने मारा भाई साहब, हम तो हमारे लोगों के बारे में नहीं बोल रहे, हम तो पहले आम जनता की बात किया है। आम जनता के ऊपर जो अत्याचार टीएमसी 10 साल से किया है, और आम जनता के मन से डर निकल गया है, क्योंकि आम जनता ये समझ गया है टीएमसी का सरकार जाने वाले हैं, तो जाने वाले हैं तो किस लिए डरे। तो इसलिए जो बदमाशी करने जा रहे हैं उसको सबक सिखा रहा है। जब आम जनता को इतना समझ में आ गया है तो पीएम को वहां खड़े होकर ये बोलने की क्या जरूरत है, विक्टिम कार्ड खेलने की, कि हमने अगर बोल दिया होता सारे हिंदू एक तरफ वोट कर दो तो हमें नोटिस आ जाता। शोभा देता है प्रधानमंत्री को ये बोलना। प्रधानमंत्री जी यही बोलता है कि हम तो नहीं करना चाहते तुष्टीकरण का राजनीति। जब मुख्यमंत्री बार बार बोलता है, परसेंटेज गिनवाते हैं, दूध देने वाली गाय का थ्योरी देता है, तब तो कोई दोष नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी तो तुष्टीकरण का राजनीति नहीं करना है, यही मैसेज दिया है कि हम नहीं बोलना चाहते। हम बोलते तो हमारे ऊपर आरोप लगता है, लेकिन हम तो बोले नहीं है। तो आज को ऐसा है कि बंगाल के वोटर को प्रधानमंत्री जी एक चीज तो करवाया है, साहस तो दिलवाया है कि आप जाइए और अपना वोट आप खुद डालिए, किसी से डरने का जरूरत नहीं है। इसीलिए ये दादा का जितने भाई थे ना, इस लोगों का भाईपो का जितने भाई थे, ममता जी के जितने भाई थे, जो वोट के दिन लोगों को वोट नहीं करवाने देते थे, पंचायत में 40% लोगों को नॉमिनेशन करने दिया, ये सब घर में घुस गए डर से। ठीक है, और लोग अपना मत दे रहे हैं, उसको जिसको मर्जी उसको मत दे, हम तो उसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। आपकी बात पे मनोजीत बोल लीजिए, उसके बाद इधर में आ रहा हूँ। देखिए आपने अच्छी तरह से पकड़ा वो सिकदर जी के भाईपों को, उनको तो पास कोई जवाब नहीं है। अरे आप हिंसा नहीं हो रही थी इसलिए आप करके दिखाया, जय श्री राम बोल के मुतम्मा को मारा जा रहा है। अरे जय श्री राम बोलने से आपका पाप धुल जाएगा, आप भी बोलो। तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे मनोजीत दादा आप भी बोलो, आपका पाप धुल जाएगा।
नहीं 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 नहीं, बताओ, जय बताओ, श्री राम बताओ। बोल के मारा जा रहा था। रोहित जी, आप अगर मेरे को जय श्री राम बोल के, हम आपको लाखों बार बोलेंगे, ये सैल्यूटेशन होता है, जय श्री राम रोहित जी। लेकिन कैसे कैसे इसी को हम रेजिस्ट करते हैं, इसी के खिलाफ हम बोलते हैं। जय श्री राम एक नारा है सैल्यूटेशन की, लोगों को रिसीव करने के, लेकिन मारने के लिए वह पूरा दिखा जा रहा है जय श्री राम बोल के। यहाँ सबसे बड़ा जो लोकल चैनल है उसमें दिखा दिया, आपके पास भी वीडियो फुटेज है, हमने देखा। एक मुहतरमा को बेरहम तरह से मारा जा रहा है, इसे हम कहते हैं वायलेंट पेट्रियार्की जी। जो बीजेपी के जो एकदम कोर आइडियोलॉजी है, आपको पता है इन लोगों का कोर आइडियोलॉजी है पुरुषतांत्रिक, जिसे कहते हैं। किस तरह से मार रहा है, देखो एकदम इतना बड़ा लाठी, और उसके साथ क्या वेपन थे। वो मुहतरमा कंप्लेंट कर रही थी, जान के मारे भाग रहे थे। ये क्या बोल रहे हो सिकदर भाई, आप एक अच्छे आदमी हो, बीजेपी में चुने गिने एक दो अच्छे आदमी हैं आप, इसमें से आप तो कंडेम करो, एक बार भी कंडेम नहीं किया भाई साहब। एक सेकंड ना, आप कहते हैं पेट्रियार्की है, वो कहते हैं एनार्की है। विनोद जी, समझ में आ रहा है क्या है? मुझे तो समझ में आ रहा है चुनाव है, और चुनाव में इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाएंगे, वो एनार्की कहेंगे, वो पेट्रियार्की कहेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि अपने अपने वोटर को गोलबंद करें, अपने अपने वर्कर को गोलबंद करें, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम, अब 3 दौर के हो चुके हैं, 5 दौर और बाकी हैं, तो जितनी ताकत लगा सकते हैं दोनों पक्ष वो लगा रहे हैं। इसलिए अभी आपको और तमाम तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ और भाषाई जो है शालीनता आपको दोनों तरफ से मिले देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव में सारे हथकंडे पार्टियां बनाती हैं, वही अब इसमें हो रहा है। लेकिन जो आपने एक प्रश्न बहुत जबरदस्त किया था, सिकदर साहब से भी किया था, इनसे भी किया था, कि भाई ईवीएम जो है वो बीजेपी क्या मिले तो चुनाव आयोग, ईवीएम टीएमसी क्या मिले तो चुनाव आयोग, और पार्टियां ऑन नहीं करते। तो आखिर ईवीएम को पार्टी के कार्यकर्ताओं से इतना प्रेम कैसे कि अपने आप चल के चली जाती है? हम लोग तो उस दौर की रिपोर्टिंग करते रहे जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, और बैलेट बक्से जो है पता लगा बूथ लूट करके संजीव राजी जी बैठे हुए हैं। ये जानते हैं ये संजय जी कि जो बाहुबली लोग होते थे वो पता पूरे बक्से लूट के ले जाते थे। अब ईवीएम में एक ये आया था कि भाई कम से कम ईवीएम लूटी नहीं जाती है, खराब हो जाए अलग बात है। अब ईवीएम जो है इधर उधर मिलने लगी, तो कहीं न कहीं ये चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कि स्थानीय स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन इतना चुस्त दुरुस्त रहे कि ईवीएम की जो साख है वो बनी रहे। संजय जी, ईवीएम हैक नहीं होती, इसके लिए चुनाव आयोग ने साबित करने को कहा कि हम हैकेथॉन कर लेते हैं। ईवीएम हाईजैक नहीं होती, ये कैसे साबित होगा? क्योंकि हम 2 तस्वीरें देख चुके, एक बार असम में और अब बंगाल में। रोहित जी, आपने कहा 2 तस्वीरें देख चुके हैं, आपने भी देखे, हमने भी देखे, और सारे दर्शकों ने देखा। इन तस्वीरों को देखने के बाद तो ये नहीं कहा जा सकता कि ईवीएम दूसरों के घरों में नहीं पाई जाती है, ईवीएम को यहां से वहां, मतलब ऐसी जगहों पे नहीं रखा जा सकता जहां नहीं होना चाहिए। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद तो झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल इसके हैकिंग की बात नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़, और छेड़छाड़ का अर्थ यही है कि कोई उठा के लेके चला गया, किसी दूसरे की गाड़ी में रख दिया गया। तो ये तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन संगीत रागी, ऐसा क्यों है कि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के अलावा हर पार्टी कह रही है कि नहीं ईवीएम के साथ गड़बड़ हो रही है, और बीजेपी कह रहे नहीं चुनाव आयोग तो बिल्कुल सही काम करा रहा है, बहुत अच्छे से चुनाव करा रहा है, पहले तो कभी ऐसा चुनाव ही नहीं हुआ। देखिए भाई, ईवीएम अगर टीएमसी के नेता के घर मिली है तो बीजेपी को गुस्सा आना चाहिए ना। जैसे आसाम में बीजेपी नेता की गाड़ी में मिलने पर बाकी पार्टियों को गुस्सा आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा बीजेपी को गुस्सा? देखिए ये तो बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे लगता है कि आपने भी किया होगा, नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता सक्षम है इस बात का जवाब देने के लिए। लेकिन जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं बहुत साफ है कि चूंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं ये बताना चाहती है, और कहना भी नहीं चाहिए कि जो है वो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ईवीएम का ध्यान नहीं रखने। अब मान ले जाए कि कोई गाड़ी में लेकर के चला जा रहा है और कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, वो प्रोटोकॉल का वायलेशन हुआ आसाम में, तो वहां पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है। लेकिन अब इसके आधार पर आप पूरी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को ही कटघरे में खड़ा कर दें, तो ये एक गलत बात होगी। वैसे ही बंगाल के संदर्भ में 2 नहीं 3 प्रकरण बता सकता हूं। 2 का हम जिक्र कर रहे हैं, तीसरा भी असम का है जहां पे बूथ पर 90 वोट टोटल थे और वहां 171 वोट पड़ गए, उसमें चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी, ठीक बात है। लेकिन क्या इससे साख पर सवाल नहीं खड़े होंगे? रोहित जी देखिए, टेक्नोलॉजी बड़ा न्यूट्रल होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर है, यदि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है, माल फंक्शनिंग होता है सिस्टम में, तो कई बार ऐसे नतीजे आ सकते हैं। उसके आधार पर यह कहना कि ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही गलत है,
मुझे लगता है थोड़ा ये गलत होगा। आखिर उसी चुनाव की प्रक्रिया से ममता बनर्जी दो बार सत्ता में आई। मेरा सवाल चुनाव प्रक्रिया के गलत होने पर नहीं था संगीत जी, मेरा सवाल इस बात पर था, क्या ऐसी घटनाओं से चुनाव आयोग की साख को धक्का नहीं लगता, और क्या चुनाव आयोग को इस मामले में अपनी साख को वापस बरकरार करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाते हुए नहीं दिखना चाहिए, कम से कम सामने आकर नहीं बात करनी चाहिए। सवाल ये कि टीएमसी करे तो चुनाव लीला, बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ ऐसा ही आरोप लगाया जब कूच बिहार की रैली में उन्होंने यह कह दिया कि ममता दीदी अल्पसंख्यकों को एकजुट वोट करने को कहें तो कोई बात नहीं, हम अगर हिंदुओं को एक तरफा वोट करने को कह देते तो चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। विनोद जी, आपको लगता है अगर बीजेपी ऐसा कहती तो नोटिस आता उनको, या प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब चुनावी भाषण देते हैं तो वो बिल्कुल चुनावी एक राजनेता की तरह भाषण देते हैं। वो प्रधानमंत्री से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह भाषण देते हैं। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव याद करिए, जब उन्होंने कहा था कि शमशान कब्रिस्तान में भी बिजली होनी चाहिए, शमशान में भी होनी चाहिए, दिवाली पे भी होनी चाहिए, रमजान में भी होनी चाहिए, तो बड़े तरीके से उन्होंने अपनी बात कह दी थी। इसी तरह उन्होंने ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जरूर, चूंकि जो फुरफुरा शरीफ के जो लेफ्ट के साथ अलायंस करके लड़ रहे हैं मौलाना साहब, उसको ममता बनर्जी को खतरा है कि शायद मुस्लिम वोटों में थोड़ा बहुत सेंधमारी हो जाए, तो उन्होंने उसको ध्रुवीकरण को मजबूत करने के लिए कहा कि भाई मुस्लिम जो है वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हों। प्रधानमंत्री ने तुरंत उसको पकड़ा, और एक राजनेता को पकड़ना चाहिए इस तरह की चीजें अपने विपक्षी के खिलाफ, और उन्होंने बड़े तरीके से, राजनीतिक तरीके से ये कहते हुए कि भाई अगर मैं हिंदुओं के नाम पे वोट मांगता तो मुझे नोटिस आ जाता। एक तरह से उन्होंने अपनी बात भी कह दी, और कहीं से उनको किसी तरह से कानूनी घेरे में चुनाव आयोग ले भी नहीं सकता। एक कुशल चतुर राजनेता का यही तरीका होता है अपनी बात कहने का। अब बाकी व्याख्या हम लोग करते रहे कि उन्होंने ध्रुवीकरण की कोशिश की या नहीं की, नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव का जो है, चुनाव में सारे तीर चलते हैं, और हर नेता जो है हर तीर का इस्तेमाल करता है। बोले रागी जी। देखिए, मुझे लगता है कि जब से चुनाव कोई आज ही नहीं, इन चारों राज्यों के चुनाव के संदर्भ में एक बात बहुत साफ बार बार देखने को मिल रही, सुनने को मिल रही है। मुस्लिम वोट जो है उसका जब बंटवारा होता है तो कहा जाता है, देखिए सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, यानी कि मुस्लिम वोट सेकुलर वोट है और हिंदू वोट जो है वो कम्युनल वोट है। ये इस देश की राजनीति का एक अद्भुत विमर्श है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। पार्टियां खुल करके मंच से कहती हैं कि माइनॉरिटी का वोट गोलबंद कीजिए। ऐसी स्थिति में सब कोई जानता है कि माइनॉरिटी का मतलब पश्चिम बंगाल के अंतर्गत क्या है, यानी कि आप मुसलमानों की वोट को आप गोलबंद करने के लिए ममता दी अपनी मंच से एक बार नहीं कई एक बार कह चुकी हैं, उनके लोग रोज रोज बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में कहा कि ममता दी ने गोत्र बताया तब भी आपको गुस्सा आ गया। नहीं, आज गोत्र क्यों बता रही है, पहले क्यों नहीं बताती थी? नहीं, देखिए लास्ट में यदि आप गोत्र बताएंगे तो गोत्र उसी को बताना पड़ता है ना जो आपने घर में जो अपने दुकान पे गलत घी बेचता है, तो वही अपने आगे बोर्ड लगा करके रखता है कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है। तो आपको गोत्र बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपके गोत्र पर लोगों को संदेह था। आपने 10 साल के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण इस प्रकार से किया कि लोगों ने यह मानना ही भूल गए कि ममता बनर्जी हिंदू है भी या नहीं, या हिंदू होकर के वो सिर्फ इस्लाम के लिए काम करती हैं। मनोजीत मंडल, टीएमसी करे तो चुनाव लीला, बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला। देखिए रोहित जी, कितने बार ये साफ से साफ हम डिबेट किया है, एक ही भाषा बोलते हैं, उनके बात में और मुझे जवाब नहीं देना है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब, देखिए प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के लीडर के हैसियत से बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है, अटल जी भी प्राइम मिनिस्टर थे। एक तो स्टेट्समैन बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पास इतना बड़ा मत है, 300 से ज्यादा आपका खुद का ही एमपी है, फिर भी आप आके ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो। और ममता दी कभी ये नहीं कही है कि मुसलमान एक हो जाओ, कभी नहीं, हर कोई को अपील किया था। आप देख लीजिए, उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का वोट बंटना नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब एक साथ एक नहीं, मतलब हमारे अलावा किसी और को ना चला जाए कोई मुसलमान, सबके साथ पहले माइनॉरिटी। नहीं, देखिए रोहित जी, ये आप किसी आपका जो दोस्त है बंगाली दोस्त को कह लीजिए, माइनॉरिटी SC ST OBC एंड जनरल, यही कहा है। SC ST माइनॉरिटी है, आप पढ़ाते हैं बिल्कुल आपने मनोजीत मंडल, आप पढ़ाते हैं SC ST माइनॉरिटी होता है, अपने आज SC ST माइनॉरिटी होता है। कौन सा फॉर्मूला आपने लगा रखा है मनोजीत मंडल?
अरे देखिए, संविधान किस की तरह से कौन सी डिस्टर्ब धारा कर रहे हैं में, मेरे बात को। संविधान की कौन सी किस व्याख्या तरह है से ये? डिस्टर्ब करते हैं। नहीं जरा मैंने कहा आप minority, अपने आप SC, को ST प्रोफेसर and बोलते common हैं, भाई वो ये क्या- संविधान की सुनिए कौन ना, सी व्याख्या है, जरा आप आप बताइए तो सही। राकेश जी, अरे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आपको शायद समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं माइनॉरिटी के बाद मैंने कॉमा लगाया, वो आपको दिखा नहीं है। माइनॉरिटी के बाद कॉमा लगा के SC ST कहा उन्होंने। और वो एक तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं आपको। सौरभ जी आ रहा हूँ, सौरभ जी आ रहा हूँ, पहले वो पूरा कर ले फिर आ रहा हूँ। रोहित जी हाँ। लगातार हम ये कहता है उस दिन से, जब से ममता दी कही है माइनॉरिटी, SC ST OBC कॉमा है ना बीच में, यही कह रहे थे। अरे ये आपका अच्छा माइनॉरिटी कॉमा SC कॉमा ओके। ST कॉमा OBC कॉमा, ठीक है। ऐसे बोलना पड़ेगा रोहित जी, ऐसे बोलते हैं। ये क्या आप बात कर रहे हो? किस ममता- तरह का ममता भाषण जी दादा, बोलते हैं? चुनाव का मौसम अरे है, क्या ये आप भी सब- जानते हैं कुछ ये बातें सब- साफ ये साफ सब कही जाएं रात तो अच्छी को- रहती है। रात को ये झूठ को सच बनाते हैं, सच को झूठ। चुनाव और के इनको मौसम में इनको खास हम- तौर पे- इनको हम दोषी नहीं, रोहित जी एक बात, सिर्फ 10 सेकेंड, हाँ। इनको हम दोषी नहीं मानते हैं। जब उनके प्राइम मिनिस्टर के अनाप शनाप बोलते हैं ममता दी के इनके खिलाफ, नहीं, प्राइम कि इस मिनिस्टर जगह तो से आपके भी लड़की हैं। है, उस जगह से लड़की है। अभी थोड़ी देर पहले आप अरे बुरा उनका मान भी रहे है। थे कि प्राइम मिनिस्टर है अरे तो प्राइम सिर्फ मिनिस्टर की मेरा तरह नहीं क्यों नहीं बोलते? अरे उनका अब भी कहते हैं है, इनके प्राइम उनका भी मिनिस्टर हमारा भी है, हाँ। उनका भी है, हमारा भी है। तो वो उनका चीफ है, मेरा मिनिस्टर नहीं भी है। इनका भी मेरा है, आपका उनका भी नहीं है। तो अरे ममता भाई दीदी साहब, क्या ऐसे क्या? चीफ उनका मिनिस्टर भी नहीं है हमारा क्या, है। या सिर्फ उनका तृणमूल मतलब हमारा कांग्रेस नहीं, की हमारा वो मतलब नेता उनका है? नहीं, ये क्या बात होगी? ममता नहीं, नहीं, दीदी, नहीं। ममता देखिए, दीदी चीफ बात मिनिस्टर ऐसी नहीं है बात क्या? सुनिए, और चीफ मिनिस्टर सुनिए, की आप एक कहते ऐसी हो, भाषा सुनिए, होनी सुन चाहिए जो लीजिए, बोलती सुन है। लीजिए, आप ही के तरफ बोल रहा हो। मोदी साहब आके जब आप इस तरह से एकदम आधा सच और बिल्कुल एक झूठ, हम झूठ नहीं कह सकते कि टीवी है, झूठ बोलते हैं कि ममता दी दूसरे जगह से कंटेस्ट, किसी से पता? हमें फुसूर फुसूर सुन के आ रही है किस तरह से एक्टिंग, आप कितना सारा, बहुत सारा एक्टिंग हो। मैं तो सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा हिंदी बहुत खराब है, लेकिन एक्टिंग सर आपसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, बहुत हर सारी- किसी को सीखना चाहिए अरे, कि कैसे मनोज लोगों दादा, को उल्लू बनाया जाए। दादा, बहुत या सारे- फुसूर करे। बहुत सारे फिल्म स्टार्स को आपने भी चुनाव का टिकट दिया है, थोड़ी क्लासेस लीजिए आप भी। सौरभ सिकदर, आवाज आ रही है? पुकारते हो दीदी को, कितना प्यार से पुकारते हो साहब, सबको पता चल रहा है बंगाल में आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, हम देख चुके। किसान के बारे में बोलते हो, लगातार लोग मर रहे हैं। आप बोलते हो SC ST माइनॉरिटी के बारे में, आप CAA बना दिया, लोगों डिटेंशन कैंप में लोग मर रहे हैं। अब आपको दादा, अभी आप बोले कि थोड़ा सा 10 सेकंड, जमीन अब आपका खत्म ही नहीं होने में आ रहा। आगे इसीलिए कहना पड़ेगा, मनोजीत 2 दादा, चरण के इलेक्शन मनोजीत हुए, दादा, वो कह रहे कि ममता ने हार हो चुकी गया, है। ओके। अरे बाप रे बाप, आप जीत चुके हैं, मनोजीत, सिर्फ तो 90 इलेक्शन, 90 शासन में सॉफ्ट इलेक्शन खराब हो हुआ। गया। मोदी साहब कहते हैं कि ममता ने EVM हार की चुकी तरह है। इनका भी मनोजीत सॉफ्ट दादा, खराब सौरभ हो सिकदर गया। अपनी बात करें आप, प्राइम मिनिस्टर हो, प्लीज, थोड़े तो ओके। स्टेटमेंट बनने की कोशिश करो। अच्छा, सर, मुझे ये बात ममता समझ तो नहीं आई बहुत छोटी एक लीडर कि है। दीदी आपको ओ दीदी इतना कहने से बड़ा क्यों आप लोग देश, चिढ़ जाते हैं? चलो, जय श्री राम राम के से तो पास एक भी कारण जाते हो, आप तो होगा सुन भी ले। बीजेपी ने कि क्यों चिढ़ते होंगे। आप तो थोड़ा आपका अपना सौरभ सिकदर, उनको शायद आवाज जा नहीं रही है या वो सुनना चाह नहीं रहे। बोलिए अपनी बात आप। सालों साल सौरभ जी, बोलिए। ऐसा है, देखिए रोहित जी, क्योंकि ओके दादा, रैली नहीं है ये। मनोजीत दादा, हो गया। अरे क्या कर रहे हैं अब बोलिए सौरभ जी, बोलिए। अब दूसरे को नहीं बोलने हाँ हाँ, दोगे? बोलिए सौरभ जी। दादा को टिकट लेना अगली बार भाई, बोलिए हाँ सौरभ जी। ठीक है, इसीलिए दादा गुस्सा हो गया। मेरे को नहीं टिकट। अच्छा, अरे ठीक। वो भाई को मेरे टिकट नहीं मिला, भाईपो बहुत चलिए ठीक, ओके सौरभ, बोलिए अपनी बात। ऐसा है, ममता बनर्जी जी जो ये तुष्टीकरण का राजनीति बंगाल में चालू किया था शुरू के दिन से, कभी हिजाब पहन के नाटक करना, कभी सीधा सीधा बात करना तुष्टीकरण के पक्ष में, कभी हिंदुओं का स्कूल में सरस्वती पूजा बंद करवा देना, कभी कोई उर्दू ना पढ़ना चाहे तो उसको गोली चला के मार देना। लेकिन जो वोट बैंक के हिसाब से खाली ट्रीट किया है और उसके लिए कोई विकास नहीं किया है, आज ये उसको बाउंस बैक कर रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, ना ये मुस्लिम वोट बैंक इसके साथ है और हिंदू तो पहले से ही खपा है। आज इसी चुंगल से ममता बनर्जी निकाल नहीं पा रही है। इसीलिए आज जब भी कोई ये तुष्टीकरण का राजनीति का प्रधानमंत्री जी खत्म करने का बात कर रहे हैं कि हम तो तुष्टीकरण का राजनीति नहीं कर रहे, आइए हम विकास के बात करते हैं, आइए हम सिंडिकेट राज बंद करने के बात करते हैं, आइए हम तोलाबाजी बंद करने के बात करते हैं, आइए हम एक सच प्रशासन का बात करते हैं। कभी भी उसमें उसमें हिंदू देख अच्छा, ठीक रहा है, है, कभी भी उसमें हिंदू देख ओके, रहा लड़िए है। मत, मैं संजय जी के पास आ रहा हूँ सवाल के लिए। ओके संजय जी, जो पूरी परिस्थिति है उसमें बार बार आपने नोटिस किया होगा, पिछले चरण में भी एक बात कही जाती रही, शुभेंदु अधिकारी बोलते रहे कि खास समुदाय के लोग, टीएमसी की तरफ से कहा गया खास समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री ने भी जब आज जिस चीज को लेकर इशारा किया है
क्या आपको लगता है कि पूरी राजनीति बंगाल की वो खास समुदाय के वोट के इर्द-गिर्द घूम रही, वहीं से तय हो रहा सब कुछ? दोनों पार्टियों के लिए, टीएमसी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। टीएमसी के लिए को अगर जीत हासिल करनी है तो, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर हमने 2011 का चुनाव, 2016 का चुनाव, 2014 का लोकसभा हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, सारे चुनाव में आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं का एक मुश्त वोट टीएमसी की तरफ गया। तकरीबन अगर आंकड़ों के आधार पर हम कहें तो तकरीबन 70 से 75% वोट टीएमसी की तरफ जाता रहा है, और उनकी आबादी तादाद तकरीबन 30% है बंगाल की आबादी में। तो टीएमसी को अगर जीतना है इस चुनाव में, अगर सक्सेसफुल होना है, उनके लिए जरूरी है, उनके लिए, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि ये वोट उनको एक मुश्त पड़े। बीजेपी को अगर इस चुनाव को जीतना है, उन्हें भी मुस्लिम कार्ड खेलने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन एक तरह से रिवर्स ऑर्डर में। आप बार बार लोगों को इस बात का संदेश दें कि किस तरह से ममता बनर्जी के राज में मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है, जिससे जो मुस्लिम मतदाताओं को छोड़ के जो बाकी मतदाता हैं, जिनको हम कह सकते हैं हिंदू मतदाता, उनमें और अलग अलग थोड़े दूसरे धर्म के मतदाता भी जरूर रहे होंगे, उसका वोट, एक मुश्त वोट बीजेपी की तरफ पड़े। तो निश्चित रूप से पूरी बंगाल के चुनाव में मुस्लिम मतदाता सेंटर में है, ममता बनर्जी सेंटर में है, मुस्लिम मतदाता सेंटर में है। एक उन्हें अपनी ओर रुझाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी पार्टी उसका भय दिखाकर उनके दूसरे मतदाताओं को अपनी ओर रुझाने की कोशिश। आसाम से कितना अलग है संगीत जी, जहां हेमंता बिस्वा पर यह आरोप लगता है कि वो सीधे कह देते हैं कि मुसलमान तो हमें वोट देगा ही नहीं। ये कितना अलग है आसाम से? देखिए, या सिर्फ इतना है कि यहाँ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, और कह देना चाहिए था उनको। मुझे लगता है, देखिए, कहना नहीं चाहिए, ये उन पर निर्भर करता है कि वो कैसे इस बात का करते हैं। लेकिन बंगाल की जनता को ये संदेश देना बहुत आवश्यक है कि ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान 4% यदि प्रधानमंत्री ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो ऐसी स्थिति, सबका विकास, ऐसी स्थिति में बंगाल का मुस्लिम मतदाता जो है वो पोलराइज होकर के 70% उनके तरफ जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यदि ये बात कहती है हिंदुओं को कि आप देख सकते हैं कि मुस्लिम गोलबंद हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भी गोलबंद होना चाहिए। ये यदि आप माइनॉरिटी की बात, मेजॉरिटी मुसलमान यदि मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करेगा, तो ये स्वाभाविक एक समीकरण है जिसकी प्रतिक्रिया हिंदू गोलबंद स्वाभाविक होगी। यही कारण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 57% हिंदू मतदाता जो आकर के वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए। और मैं बस 10 सेकंड ले लेता हूं, यदि इसी चुनाव में यदि जिस प्रकार से 70% मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, यदि 70% हिंदू मतदाता आज आकर के खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं, तो बंगाल के चुनावी परिदृश्य में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा और तृणमूल का हार निश्चित तौर पे देखते की बात 2 तारीख को वोट के नतीजे आ जाएंगे। उस दिन पता लग जाएगा कि वोट सरकार के कामकाज पर हुआ, नीतियों पर हुआ, रोड मैप पर हुआ, विकास के ब्लूप्रिंट पर हुआ, या फिर ध्रुवीकरण की वजह से हुआ। मनोजीत दादा, माफी चाहता हूं, समय समाप्त हो गया और समय दे नहीं पाऊंगा, लेकिन आगे आपसे और बात होगी क्योंकि चुनाव को लेकर चर्चा आगे लंबी चलेगी।